गुड मॉर्निंग बच्चों। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक शुक्राचार्य के परराष्ट्र संबंध से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के संचालन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का विवेचन किया है। अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन में शुक्र ने राजा से निश्चित दिशा निर्देशों का पालन करने तथा अंतर्राज्यीय नीति के लिए प्रस्तुत सामान्य सैद्धांतिक प्रारूप में से ही किसी विशिष्ट विकल्प का विवेकासम्मत चयन करने की अपेक्षा की है। तो आइए अध्ययन कर रहे हैं शुक्र के परराष्ट्र संबंधों से संबंधित विचारों का। राज्यों का वर्गीकरण। शुक्र ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन की दृष्टि से राज्यों के वर्गीकरण करने के साथ शुक्र नीति में शत्रु, मित्र व उदासीन राज्यों के उल्लेख का भी विवेचन किया है। शुक्र ने कहा है, राजा के राज्य चारों दिशाओं में समीपवर्ती, उनके पार्श्ववर्ती, पुनः उसके पीछे स्थित जो अन्य राजा हैं वे क्रमशः स्वाभाविक रूप में शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार निकटवर्ती, पीछे स्थित व उनके पीछे स्थित हीन बल वाले शत्रु भी इसी क्रम में शत्रु, उदासीन तथा मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार मित्र और उदासीन राजाओं के भी चारों ओर दिशाओं में विभिन्न शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक प्रारूप। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक प्रारूप के दो तत्वों उपाय एवं षड्गुण्य नीति का उल्लेख किया है। शुक्र के अनुसार शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। शुक्र नीति में उपायों की प्रयुक्ति के व्यवहारिक स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में मित्र व शत्रु के प्रति राजा द्वारा औचित्य, परिस्थिति एवं लाभ का विचार करते हुए विशिष्ट उपायों को अपनाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं। शुक्राचार्य में उपायों को प्रयुक्त करने के वरीयता क्रम का भी निर्देश दिया गया है। षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत शुक्र ने संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्विधिभाव का उल्लेख किया है। साथ ही शुक्र नीति में दूत व गुप्तचर व्यवस्था के संचालन के संबंध में नियमों का प्रतिपादन किया गया है। शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक 10 प्रकृतियों में दूत का उल्लेख किया गया है। शुक्र ने दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की हैं। शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था का तो उल्लेख किया गया है, किंतु गुप्तचर के प्रकारों के संबंध में शुक्र नीति मौन है। युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। शुक्र नीति में बाह्य चुनौतियों से राष्ट्र की रक्षा हेतु युद्ध के संबंध में विस्तार से विवेचन किया गया है। शुक्र नीति में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शुक्र नीति ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें युद्ध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। शुक्र नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार परस्पर शत्रु भाव रखते हुए दो व्यक्तियों, अस्त्र शस्त्रादि द्वारा जो व्यापार होता है उसे युद्ध कहते हैं। शुक्र राष्ट्र के समक्ष आने वाली बाह्य चुनौतियों से उत्पन्न विनाशकारी परिणामों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने युद्ध की विध्वंसकारी प्रवृत्ति को सीमित करने तथा युद्ध को विनियमित करने हेतु युद्ध के नियमों आदि का विस्तृत विवेचन किया है। युद्ध के औचित्य के संबंध में शुक्र ने कौटिल्य व मनु आदि के समान ही अपना मत व्यक्त किया है। शुक्र नीति में युद्ध को राज्य के हित साधन व सर्वश्रेष्ठ एकमात्र आधार के रूप में मान्यता दी गई है। युद्ध अंतिम विकल्प के संबंध में शुक्र ने शस्त्रीय के लिए युद्ध को
पवित्र कर्तव्य अथवा दायित्व मानते हुए राजा के हित साधन की दृष्टि से अन्य विकल्पों की अपेक्षा युद्ध को वरीयता नहीं दी। उन्होंने अन्य उपायों के असफल हो जाने पर अंतिम उपाय के रूप में युद्ध को अपनाने का निर्देश दिया है। शुक्र नीति में युद्ध के संचालन के लिए विस्तृत नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में प्रतिपादित युद्ध के प्रमुख नियमों को सूचीबद्ध रूप में बताया गया है। विजित राज्य के प्रति व्यवहार। शुक्र ने युद्ध में विजय के पश्चात विजयी राजा को विजित राज्य व उसकी प्रजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई न करने का परामर्श दिया है। उन्होंने विजयी राजा को विजित राज्य की प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखने का भी निर्देश दिया है। शुक्र ने विजयी राजा से अपेक्षा की है कि वह शत्रु को जीतकर योग्यतानुसार उससे कर ग्रहण करे और परिस्थिति के अनुसार शत्रु के राज्य के आधे अंश या संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य कर ले। उसके पश्चात शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे। उन्होंने विजेता राजा से अपेक्षा की है कि वह विजित राजा के रहन सहन के अनुरूप उनके भरण पोषण के लिए वेतन का भी प्रबंध करे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में शुक्र अकेले ऐसे हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद स्पष्ट किया और यह घोषित किया कि किसी राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्षों पर भी शुक्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यवस्थित और